मेरा नाम है अभिषेक कुमार और 5 स्टार क्लासेज की तरफ से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिजिक्स। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था सदिश, अदिश, यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद अब हमारा जो तीसरा चैप्टर आता है वो है हमारा सरल रेखा में गति, यानी कि सरल रेखीय गति किसे कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सरल रेखा में गति किसे कहते हैं। तो सरल रेखा में गति यानी कि सरल रेखा का अर्थ होता है एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। तो जो भी इस चैप्टर के अंतर्गत हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो एक सीधी रेखा में होगी। अब वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, एक सीधी रेखा में ही होगी। तो सबसे पहले जानेंगे, ये तो हम जान लिए कि सरल रेखा किसे कहते हैं, यानी कि एक सीधी रेखा, सीधी रेखा। अब जानते हैं कि ये गति क्या होता है। तो सरल रेखा जानने के बाद हम जानते हैं कि ये गति क्या होता है। तो गति उसे कहते हैं, मान लीजिए कि कोई पॉइंट, एक निश्चित पॉइंट जो कि एक फिक्स पॉइंट है, वो वहां से हिले नहीं, ऐसा एक पॉइंट मान लेते हैं। तो गति उसे कहते हैं कि किसी फिक्स पॉइंट या किसी निश्चित पॉइंट के सापेक्ष अगर कोई वस्तु अपनी समय के साथ स्थिति में जो परिवर्तन लाता है उसे हम गति कहते हैं। तो मान लिया जाए कि ये पॉइंट P है कोई, और यहाँ पे एक कार खड़ी है। तो ये जो कार है ये अगर समय के सापेक्ष मतलब समय अगर चेंज होता है और ये अपने स्थिति यानी कि P पॉइंट पे है और समय अगर चेंज हुआ तो ये जो कार है ये समय के साथ किसी अन्य पॉइंट पे आगे निकल गया, मतलब मान लिया जाए कि 7 सेकंड में वो आगे बढ़ गया। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो कार है ये मोशन में है, यानी कि गति में है। अब नेक्स्ट इसी में आता है कि आखिर विराम किसे कहते हैं। गति हम लोग जाने तो अब जानते हैं कि आखिर विराम किसे कहते हैं। तो विराम में भी एक फिक्स पॉइंट होता है कि, तो उसका डिफिनेशन देखते हैं। विराम उसे कहते हैं अगर कोई फिक्स निश्चित पॉइंट यानी कि फिक्स पॉइंट के सापेक्ष अगर कोई वस्तु अपनी समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं लाती है, यानी कि ये जो पॉइंट P है और समय चेंज हो रहा है, लेकिन जो ये कार यहीं पे हर समय मौजूद है, मतलब समय के साथ अपने जो स्थिति है इसमें कोई परिवर्तन नहीं ला रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि ये कार जो है ये रेस्ट में है। तो ये था गति किसे कहते हैं और रेस्ट किसे कहते हैं, ये सब हमने जाना। तो सरल रेखा में गति रेस्ट जानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे जब, तो हमें मिलेगा दूरी, कि दूरी किसे कहते हैं। तो दूरी जानते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा, मान लिया जाए कि फिर से कार है या कोई पर्सन ही है, आदमी है या कार है, वो किसी कोई समय में जितना लंबाई ट्रेवल करता है, यानी कि वो जितना दूरी समय के साथ जाता है, तो उसके द्वारा वो जो दूरी तय किया जाएगा उसे हम लोग दूरी कहेंगे। यानी कि जो पाथ का लंबाई होगा, यानी कि पाथ का जो लेंथ होगा, यानी कि लंबाई, वही इस व्यक्ति या कार द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो दूरी हमने जाना कि किसी व्यक्ति या वस्तु, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी लेंथ किसी समय के चेंजिंग के साथ कवर किया जाता है उसे हम लोग दूरी कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस। दूरी का इंग्लिश होता है डिस्टेंस। अब आगे इसी में बढ़ते हैं। तो दूरी के बाद हमारा आता है विस्थापन, यानी कि दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में और सदिश में ये दोनों चीजों पर विचार किए थे।
तो इसमें अब देखते हैं कि विस्थापन किसे कहते हैं। तो विस्थापन जो होता है किसी दो पॉइंट के बीच का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो कि हमेशा ही दूरी से छोटा और दूरी के बराबर होता है। तो देखते हैं कैसे जो विस्थापन होता है वो दूरी के बराबर या दूरी से छोटा होता है। तो हमने विस्थापन में बोला था कि जो विस्थापन है वो किसी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी जो होती है उन दोनों पॉइंटों के बीच की, उसे हम विस्थापन कहते हैं, जो कि एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट R है और इन दोनों के बीच हमें पहुंचना है। और जो रास्ता है, रोड बनाया गया है, वो कुछ इस प्रकार से है कि ऐसे घूमकर आना है। लेकिन जब हम पूछा जाए कि इन दोनों के बीच का विस्थापन क्या होगा, ये तो जो पाथ की लंबाई है, हमने दूरी में समझा कि जो पाथ की लंबाई होती है वो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है। लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे कि जो किसी वस्तु का विस्थापन क्या होता है। तो वस्तु का विस्थापन उस दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे ये P और R के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डायरेक्ट मिलाएंगे इसको एक स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो लंबाई होगी, जितनी भी लंबी हुई है, जो स्ट्रेट लाइन सीधी गई, वो ही इस P और R का विस्थापन होगा, मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मैंने बोला था आगे कि जो विस्थापन होता है वो दूरी से हमेशा छोटा या दूरी के बराबर होता है। तो वो देखते हैं कैसे। यहाँ पे जो P और R के बीच की दूरी है ये काफी बड़ी है। तो मान लिया जाए कि ये 100 मीटर है और ये 50 मीटर है। देखने से ही पता चलता है कि दूरी काफी ज्यादा है। तो हम लोग को पता चला कि ये जो विस्थापन है ये दूरी छोटा है। लेकिन अब बराबर का केस कैसे हो सकता है। तो मान लिया जाए कि हमारा जो स्कूल है हमारे घर के ठीक सामने है, एकदम सामने स्ट्रेट लाइन में है। तो वहां से जो अगर कोई व्यक्ति हम लोग से पूछता है कि तुम्हारा घर कितना दूर है, तो हम लोग घर से स्कूल कितना दूर है, तो हम लोग बताएंगे कि मान लिया जाए कि 40 मीटर की दूरी पे है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि 40 मीटर की दूरी पे है। लेकिन फिर वही व्यक्ति हमसे पूछे कि तो विस्थापन कितना है तुम्हारे घर और तुम्हारे स्कूल के बीच की दूरी का। तो हमने बोला क्वेश्चन में कि जो स्कूल है हमारे घर के ठीक सामने है। तो अब वहां पे तो हमें घूम के जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट चले जाएंगे। तो वो जो दूरी हुआ, दूरी हमारे घर से स्कूल की वो दोनों सेम हो गए, दूरी और विस्थापन, क्योंकि डायरेक्ट जाना है सीधा, डायरेक्ट आना है सीधा। तो ये विस्थापन और दूरी दोनों बराबर हो गया। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात कभी कभी पूछ देता है और ऑप्शन में दे देता है। क्वेश्चन टाइप में बना देता हूं, पूछ देता है क्वेश्चन में कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है। या क्वेश्चन पूछ देगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा, या पूछ सकता है कि दूरी और विस्थापन में संबंध तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, उसका अगर वो दे देता है ऑप्शन ए कि 1, या जो दूरी होगा वो, जो विस्थापन होगा, वो दूरी से छोटा होगा, दूरी से छोटा
या दूसरा ऑप्शन दे सकता है कि जो दूरी होगा, दूरी वो विस्थापन से छोटा होगा, विस्थापन से छोटा होगा। या तीसरा ऑप्शन दे सकता है कि जो दूरी जो है वो बड़ा और बराबर होगा विस्थापन के। या ऑप्शन डी दे सकता है, ऑप्शन मतलब 4, कि जो दूरी होगा वो छोटा और बराबर होगा विस्थापन के। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका ऑप्शन में हम देखें कि विस्थापन इज लेस देन दूरी इज लेस देन विस्थापन, दूरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, दूरी इज लेस देन इक्वल टू विस्थापन। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, ऑप्शन में नंबर 3, क्योंकि जो दूरी है वो किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। लेकिन जो विस्थापन है वो एक शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब किसी पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। तो दूरी विस्थापन जो होगा वो दूरी से छोटा होगा। और कभी कभी केस में, जैसे स्कूल वाला हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, तो वहां पे दूरी और विस्थापन दोनों सेम था। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में मारेंगे दूरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू विस्थापन। अब नेक्स्ट इसी में आता है चाल किसे कहते हैं। तो आइए आगे जानते हैं चाल किसे कहते हैं। चाल यानी कि स्पीड। तो स्पीड किसे कहते हैं? तो ये जो स्पीड है, तो किसी वस्तु द्वारा अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके द्वारा इकाई समय में, मतलब 1 सेकेंड मान लें, या इकाई समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होती है उसका चाल होता है। तो चाल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हम डेफिनेशन में क्या बोले कि जो कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो उसके द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उसका चाल होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, कोई एग्जांपल समझते हैं इस चीज को। तो मान लिया जाए कि 10 किलोमीटर कोई ऑब्जेक्ट जाती है और जो समय है वो 5 घंटा लेती है, तो इसकी चाल क्या होगी? तो चाल हमें निकालना है, यानी कि इकाई समय में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, हमें यही फाइंड करना है। तो दूरी 10 बटा में समय 5, 2, यानी कि 2 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में, मतलब इकाई समय हम लोग को फाइंड करना था, तो इकाई समय मिल गया 1 घंटा। तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर दूरी वो कवर करेगी। तो ये चाल था। अब आगे देखते हैं हम लोग औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? तो अब औसत चाल के बारे में देखते हैं हम लोग। औसत चाल लिखते हैं। औसत चाल, तो औसत चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस वस्तु द्वारा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को हम लोग औसत चाल कहते हैं। यानी कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। अब इसे भी समझ लेते हैं कि आखिर इसे कहेंगे कैसे। तो मान लिया जाए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, और तीनों पॉइंट के बीच की दूरी जो है वो 70 किलोमीटर है। अब एक कार है जो, या कोई पर्सन है, वो इस डिस्टेंस को, मतलब ए से बी के बीच की दूरी को 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलता है। और जो बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये बी से सी के बीच की दूरी को
40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलता है। तो एक ही मतलब 70 किलोमीटर को ही तय करने में वो 2 चालों का उपयोग करता है। तो हमें औसत चाल निकालने के लिए इस A से लेकर B के बीच में वो जितना डिस्टेंस चलने में जितना समय लगाया वो समय, और B से लेकर C को चलने में जितना समय लगाया वो समय, तथा कुल दूरी। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी यानी कि 70 किलोमीटर, और इस B से A के बीच की जो समय लगी आने में, और जो 40 से B से C के बीच में आने में समय लगा, उसे टोटल करेंगे तो हमारा औसत चाल निकलेगा। तो ये था औसत चाल। अब आगे बढ़ते हैं तो हम जानेंगे वेलोसिटी किसे कहते हैं, यानी कि वेग। तो वेलोसिटी, वेग, वेग यानी कि वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में चले गए इकाई समय में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे हम लोग इकाई समय में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उस वस्तु द्वारा, उसे हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। यानी कि मतलब वहां पे दूरी का अर्थ हो गया विस्थापन, वेग के कंडीशन में। तो वेग बराबर हो जाता है, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय अंतराल। क्योंकि समय अंतराल को डायरेक्ट हम समय लिख देते हैं, कहीं कहीं पे डायरेक्ट वेग के जगह पे हमें मिलता है विस्थापन बटा समय। तो ये वेग का डिफिनेशन है और फॉर्मूला है। यानी कि किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसके द्वारा इकाई समय में जो विस्थापन कवर किया जाता है उसे हम लोग वेग कहते हैं। अब वेग का एसआई यूनिट क्या होता है? तो वेग का एसआई यूनिट होता है, विस्थापन का एसआई यूनिट हो गया मीटर, और समय अंतराल का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। और ये जो वेग का एसआई यूनिट है सेम टू सेम स्पीड यानी कि चाल का भी सेम होता है। क्योंकि चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है, तो दोनों अलग अलग पढ़े जाते हैं, लेकिन इनका जो एसआई यूनिट होता है ये सेम होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग औसत चाल पढ़े, इसमें हम लोग पढ़ेंगे औसत वेग। औसत वेग तो ये जो औसत वेग है, तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में जो विस्थापन में परिवर्तन होता है उसे हम लोग औसत वेग कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु अगर अपने समय को परिवर्तित करते हुए अपने विस्थापन को भी चेंज कर रही है तो उसे हम लोग कहेंगे उस वस्तु का औसत वेग। यानी कि अगर कोई वस्तु अपने समय को डेल टी से चेंज कर रही है और इस डेल टी में वो अपने विस्थापन को भी डेल एक्स कर देती है, तो उसका जो औसत चाल होगा, यानी कि औसत वेग ये हो जाएगा डेल एक्स। यानी कि ये एक्स जो है ये विस्थापन में परिवर्तन बटा में डेल टी। तो यहाँ पे चाल में हमने देखा था टोटल दूरी बटा टोटल टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो विस्थापन में परिवर्तन यानी कि अंतर जो हो रहा है इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल, यहाँ पे जो टाइम में चेंजिंग हो रहा है यानी कि इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम, उसके बीच का जो अंतर है यहाँ पे हम लोग औसत वेग में देख रहे हैं। लेकिन वहां पे औसत चाल में था टोटल, मतलब दोनों को ऐड करना था, यहाँ पे माइनस है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे त्वरण के बारे में, यानी कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। तो एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं, यानी त्वरण।
त्वरण। तो ये जो त्वरण है, तो त्वरण किसे कहते हैं, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि समय के साथ अगर वेग में, मतलब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में जो अंतर आ जाएगा किसी समय के अंतराल में, तो उसे हम त्वरण कहेंगे। यानी कि मान लिया जाए कि हमारे पास 2 सेकेंड, जब हमारा टाइम जब 2 सेकेंड था, तो हमारा जो प्रारंभिक वेग यानी कि u, इसे u से डिनोट करते हैं प्रारंभिक वेग को। तो जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इसे इंग्लिश में इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, जो प्रारंभिक वेग था वो मान लिया जाए कि u बराबर 2 मीटर पर सेकेंड था, और ये t सेकेंड 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड में ये चेंज होकर, मतलब हम लोग का जो फाइनल वेलोसिटी है, ये चेंज होकर u बराबर 2 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो अब हमसे पूछा जाए कि इसका त्वरण क्या होगा, तो डिफिनेशन से जाएंगे कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन कितना होगा, तो वेग में v माइनस u बाई टी, मतलब वेग, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि जो 2 है, सॉरी लाइन थोड़ा कट गया है, और यहाँ पे जनरेटर का भी व्यवस्था नहीं है, इस कारण से हम अपने टॉपिक को नेक्स्ट डे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और कमेंट शेयर जरूर करें, लाइक तो जरूर करें। धन्यवाद।